एक विधवा माँ का संघर्ष। विमला देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति देशराज जी का देहांत हुए। आज के ही दिन उनकी दुनिया लुट गई थी। बिल्कुल सही थे देशराज जी। सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बनाकर दी। चाय पी और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का भी मौका नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। घर में ही उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने कहा, अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश खो बैठी थी। अचानक ये सब क्या हो गया था। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ाकर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ रखा था और वो मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घसीटते जा रहे हो। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देशराज जी के बिना भी जीना पड़ेगा। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वह मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते थे, घर की हर चीज़ का ध्यान रखते थे। अब अकेले सूने कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ मैं। विमला देवी ये सब सोच रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है, माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। विमला देवी खाना खाने के लिए बाहर आती है तो देखती है थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी थी। जब देशराज जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी ज़रूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वो पसंद करते थे। वहीं दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वो खाना भी नहीं खाते थे और सूखी रोटी को तो हाथ भी नहीं लगाते थे। आज थाली में सब कुछ गायब हो गया था क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। विमला जी के 2 बेटे हैं, उनके कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। विमला देवी के बड़े बेटे का नाम अजय तो छोटे बेटे का नाम विकास है। दोनों बेटे जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं और वो शाम को लौटते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर में खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं विमला देवी को कुछ नहीं कहती है। दोनों बेटे भी विमला देवी को कुछ नहीं कहते हैं। वह ऑफिस से आते हैं तो सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ न कुछ सामान ज़रूर होता है जिसे लेकर वह सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी सास के पास बैठती तक नहीं। 2 बातें करना तो बहुत दूर की बात, हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती और फ़ोन पर व्यस्त रहती। ज़रूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा कर लाते हैं और सीधे लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ आस में बैठी रहती कि बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करें, लेकिन माँ की ये आस आस ही रह जाती। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छुपाकर खाना खाते हैं। वे दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। कोई सा बेटा बहू कुछ कह लेता तो गम ना होता। बिना कहे ये सब कुछ करते हैं जो इन्हें करना होता है। वही बात है, कुछ कह कर तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ कहना है तो बिना कहे भी वह सब कुछ कर सकता है। वो 2 सूखी रोटी और सब्जी खाकर विमला देवी अपने कमरे में आ जाती है। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं हैं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कह सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता है। पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं है तो वो किसी को क्या कहें, कैसे समझाएं किसी को।
ये सब कुछ यहाँ हो रहा था। ये सब आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फलों के और मेवों के छिलके पड़े देखती है तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें देश राज्य की बहुत याद आ रही थी। वह अलमारी खोलती है और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगती है, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनके फ़ोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में एक फ़ाइल पर पड़ती है। वह देश राज्य की पर्सनल फ़ाइल थी। इस फ़ाइल को वह किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया करते थे। विमला देवी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती है और खूब रोती है कि आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते, और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यह कहकर वह और भी ज़ोर से रोने लगती है। रोते रोते वह फाइल खोलकर देखती हैं। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। वह उस लिफाफे को खोलती है। उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं और एक पत्र निकलता है। वह पत्र को खोलकर पढ़ने लगती हैं। पत्र में लिखा था, प्रिय विमला, अगर ये पत्र तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये पत्र एक कागज़ का टुकड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की ज़िंदगी का वो हसीन लम्हा है जो कुछ लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। ये कागज़ का टुकड़ा मेरे दिल का वो आईना है कि जब तुम इसे पढ़ोगी तो हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल नज़र आएंगे। विमला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़िंदगी के इस सफ़र में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया। जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है, अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूँ, जब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। इसलिए जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें दिए जा रहा हूँ। विमला, आजकल का जो समय चल रहा है, इसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा? इसलिए बच्चों को सभी बातें बताना ज़रूरी नहीं है। गांव में हमारी ज़मीन थी जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था। वह बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वह प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखें तो वह प्लॉट तुम बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें तो उस प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की और रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है, वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन तुम अपने को कभी कमज़ोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। तुम सब कुछ कर सकती हो विमला। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते हुए तुम रो रही हो। विमला, रोना मत विमला, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जाने से चला गया है उस साहस को वापस लेके आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ विमला। पत्र पढ़कर विमला उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है, और बहुत रोने के बाद विमला अपने आंसू साफ करती है। उससे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। विमला जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख लेती है। अगले दिन
विमला जी अपने भाई के घर जाती है, जो कि एक वकील भी है। अपने भाई को इस प्लॉट के पेपर दिखाती है, बिल्कुल सही होते हैं। वह भाई के साथ उस प्लॉट को देखकर आती है। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लॉट भी काफ़ी बड़ा था। विमला देवी अपने भाई से सलाह मशविरा करती है। विमला देवी के भाई सलाह देते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकानें बना सकती हैं और ऊपर घर बना सकती हैं। दुकान किराए पर चढ़ जाएगी और उसके किराए से आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। विमला देवी जी को ये बात जच जाती है। विमला देवी जी वापस घर आती हैं। विमला जी के अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत हिम्मत दे दी थी। विमला देवी अपने दोनों बेटों को बुलाती है और कहती है, अजय और विकास, मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो, ताकि मैं अपनी दवाई या और किसी खर्च को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में आपको पैसे दे सकें। खाने में, घर में और बच्चों के स्कूल खर्च में, इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तब विमला देवी जी कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर मुझे खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ही। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहा है मुझे, बच्चे को संभालना है, केयर टेकर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूँगी और शाम को आ जाया करूँगी। मेरा टाइम भी कट जाया करेगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे। मैं अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूँगी। भाई के जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, अगर मामा जी ने कहा है तो आप जा सकती हैं। बच्चे यह कहकर चले जाते हैं। अब रोज़ विमला जी सुबह जाती हैं और शाम को आती है। विमला जी अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती है और अपने प्लॉट का काम शुरू करवा देती है। सारा काम उनके भाई संभाल लेते हैं। विमला जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती है और काम अपनी देख रेख में करवाती है। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। नीचे दुकानें बन जाती है और ऊपर घर बन जाता है और बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। विमला देवी जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकानें विमला देवी जी किराए पर चढ़ा देती है। विमला जी किराए से अपना खर्च उठाना शुरू कर देती है। अगर विमला जी उस प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देती तो वे दोनों उस प्लॉट को आधा आधा बांट लेते और विमला देवी जी पाई पाई के लिए फिर से तरस जाती। बच्चों के इतने खर्चे होते हैं तो क्या बूढ़े माँ बाप के कोई खर्चे नहीं होते? जबकि बुढ़ापे में तो खर्च और ज़्यादा हो जाता है। रोज़ाना दवाई लेनी पड़ती है और कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं। अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बुढ़ी हड्डियाँ चल पाती है। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा खत्म कर दिया जाता है। विमला देवी जी उस दिन इसलिए बच्चों से खर्चे की बात की थी। अगर उनके बच्चे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो वह अपने बच्चों को प्लॉट के बारे में बता देती, लेकिन उनके बच्चों ने खर्चा देने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने अपने प्लॉट के बारे में भी बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि प्लॉट लेने के बाद उस प्लॉट के मालिक तो वह दोनों बन जाते और विमला देवी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चों ने तो खर्च ना देकर उनको ही काम करने के लिए कह दिया। ऐसी औलाद से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। एक दिन रविवार का दिन होता है। दोनों बेटे घर पर होते हैं तो विमला जी दोनों बेटों से कहती है कि बच्चों, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बच्चे कहते हैं, क्या दिखाना है माँ? तुम सब मेरे साथ चलो, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेके माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें
अपने घर लेके आती है, जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर में दो बूढ़े दंपति और विमला जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं कि माँ, ये घर किसका है और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कौन लोग बैठे हैं। तो माँ कहती है, ये मेरा घर है। यह सुनकर दोनों बेटे चौंक जाते हैं। आपका घर? ये आप क्या कह रही हो माँ? ये घर आपके पास कहाँ से आया? किसने दिया? तब माँ कहती है, ये घर मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दिया। तुम्हारे बाबूजी को पहले ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसाओगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं अपने इसी प्लॉट पर आती थी। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकानें बनवाई है और ऊपर घर बनवाया है। मैंने तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो प्लॉट मैं तुम दोनों को दे देती, लेकिन अफसोस, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्चे मुझे गिना दिए। तुम अपने भी तो खर्चे पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज हो जाता। पैसे तो फिर बहुत दूर की बात है, तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए ज़रा सा वक्त भी नहीं है। मुझे सारा दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। बहुओं को क्या कहा जा सकता है, जब अपने ही पेट की औलाद ऐसी हो तो वो तो फिर गैर पेट की है। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, 9 महीने पेट में रखा है तुम दोनों को। जब तुम्हें ही अपनी बूढ़ी माँ का एहसास ही नहीं हुआ, उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज़ का पूछ लें, 2 पल भी उसके पास भी बैठकर देख लें। बूढ़ी माँ के कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन तुम्हें तो अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है। माँ को क्या देखोगे। वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतज़ाम करके गए। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मुझे भी सहारा चाहिए, जो तुम लोगों से मिलना चाहिए था। अब तुम लोगों से जो मिला नहीं, लेकिन ये लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, ये भी वही लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है। इन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास सर छिपाने की जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद के होते हुए भी तन्हा है। और इस घर के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। विमला जी की बातें सुनकर उनके बेटे बहू अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमसे गलती हुई है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए थे कि हमारी एक माँ भी है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, और अपनी माँ को अपने साथ रहने की जिद करते हैं। लेकिन विमला देवी कहती है, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अपने जहाँ में खुश रहो, मैं अपने जहाँ में खुश हूँ। मेरा संसार अब यहीं है। मेरी जितनी भी सांसें बची है, मैं यहीं लेना चाहती हूँ। इन्हीं लोगों के साथ दिन गुजारना चाहती हूँ। विमला जी की बातें सुनकर वहाँ बैठे बूढ़े दंपति और विमला देवी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और विमला देवी के भाई बोलते हैं कि मेरी बहन के इस फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया है वो काबिले तारीफ़ है। इसी बात पर वहाँ जमा सभी लोग विमला देवी का तालियों से सम्मान करते हैं। इस तरह विमला देवी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।